हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वह है बायो जियो केमिकल साइकिल। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर ये जो टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल, इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसमें इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, फिर न्यूट्रिएंट के बारे में, और उसके बाद फिर हम जो है वो नाइट्रोजन का पूरा साइकिल हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर आप इस वर्ड को देखें तो एक तो ये है कि पहला वर्ड है इसका बायो। आपको पता है बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ, केमिकल मीन के केमिकल्स जो हैं, साइकिल के एक प्रॉपर वे में दोबारा उसी सिचुएशन में, उसी स्टेज पे या उसी शक्ल में आ जाए कोई भी चीज़, उसको हम साइकिल कहते हैं। तो लाइफ और ज़मीन के अंदर केमिकल्स का एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होना, उसको हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। जैसा कि अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मेरी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मेरी बॉडी के अंदर कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है और डिफरेंट जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, डेड होने के बाद ये तमाम के तमाम डीकम्पोज होकर सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। और सॉइल में मिक्स होने के बाद वहाँ से कौन अब्जॉर्व करेगा? प्लांट के ऊपर जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होंगी वो न्यूट्रिएंट उसके अंदर जाएंगे और वहाँ से दूसरा जो इंसान खाएगा। तो इस तरह एक इंसान से ज़मीन के ज़रिए वो दूसरे इंसान के अंदर न्यूट्रिएंट चले गए हैं। देखें कितनी ये जो है कितना मैकेनिज़्म है, अल्लाह ताला ने कैसा सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है जी। तो ऐसे हम इन ऐसे एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं बायोजेनिक एलिमेंट। ओके, क्या बोलते हैं? बायोजेनिक एलिमेंट। तो स्टूडेंट, जब भी आप न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट टू टाइप के हैं। ओके, एक हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे वो हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट चाहिए, ठीक है, हमारी बॉडी को ज़्यादा तादाद में ज़्यादा चाहिए, उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। और ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी हमारी बॉडी को कम अमाउंट चाहिए, तादाद में हमें कम चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट। आपको पता है मैक्रो का मतलब बड़ा होता है और माइक्रो का क्या मतलब होता है? छोटा। तो ऐसे जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट की जब हम स्टूडेंट बात करते हैं ना, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट मैं एरो से लिख देता हूँ कि इसकी हमें ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत है हमारी बॉडी को। इसकी एग्जांपल में है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र, कैल्शियम। ये सारे के सारे जो हैं ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए और ये ज़्यादा तादाद में चाहिए, इनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे जो है नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट। जब भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी हमें कम ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आ जाएगा जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, आयोडीन, ये जितने भी हैं इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने जब बायो जियो केमिकल साइकिल को एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि लिविंग टू नॉन लिविंग, मैं एक लिविंग बॉडी है, मेरी एक लिविंग बॉडी है, इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट हैं आफ्टर डेथ वो डिकम्पोज होकर सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे, वहाँ पे वो नॉन लिविंग हो गए हैं। ठीक है, फिर वही जब प्लांट अब्जॉर्ब करेगा तो फिर वो लिविंग हो जाएंगे। वैसे स्टूडेंट कितना कॉम्प्लेक्स अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है कि वही कैल्शियम, वही नाइट्रोजन, वही ऑक्सीजन, वही फास्फोरस, वही पोटाशियम, वही सोडियम जब अलग अलग सॉइल के अंदर है तो वो सारी की सारी जो है नॉन लिविंग है, बेजान है। लेकिन जब वो एक ख़ास अरेंजमेंट में तरतीब बनती है तो उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में ये जितनी भी बॉडी असेंबल्ड है बेसिकली इसमें कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम और क्या है, ये उन्हीं एलिमेंट से मिलके बनी है। तो ऐसे स्टूडेंट फिर जो है ये केमिकल की इंटर कन्वर्टेबल, इंटरचेंज होना, एक्सचेंज होना, लिविंग टू नॉन लिविंग, नॉन लिविंग टू लिविंग, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक मैनर्स। ओके, तो आपकी जो आपने कुछ मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि फास्फोरस साइकिल है, अगर आपने पढ़ा है
वाटर साइकिल होता है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ये डिफरेंट साइकिल होते हैं। वैसे फास्फोरस साइकिल जो है वो हम बीएससी में बच्चों को पढ़ाते हैं। कार्बन साइकिल भी मैंने पढ़ा हुआ है, अब मुझे जहन में नहीं आ रहा कि वो मैम ने मैट्रिक में पढ़ा था या वो बीएससी एमएससी में पढ़ा है, बट कार्बन भी पढ़ा है, ठीक है। तो इनमें है तो सारे ही साइकिल इंपॉर्टेंट, जो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है जी। जो आप जिसको आप इजीली मेमोरेबल भी कर सकते हैं, आप उसको सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक एग्जाम्पल भी है, नाइट्रोजन साइकिल है। और नाइट्रोजन साइकिल को याद रखिएगा, नाइट्रोजन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है, तो इसकी किसी भी एनिमल्स को या किसी भी प्लांट को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत है, ज़्यादा तादाद इसकी चाहिए। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है। यहाँ पे ज़रा आप तमाम बच्चों ने गौर से सुनना है। स्टूडेंट, जब भी हम साइकिल की बात करते हैं ना, तो साइकिल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसका चीफ रिजर्वायर देखते हैं कि उसका दुनिया में, हमारी अर्थ पे, हमारे प्लेनेट पे, हमारे बायोस्फीयर के अंदर उसका मेन सोर्स कौन सा है, उसका मेन पूल कौन सा है। तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। कितनी? 78%। ओके, कितनी है जी? 78%। किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन पूल। अब आपको पता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होती है, N2 की फॉर्म में। एक वर्ड मैं लिख रहा हूं, थंडर स्टॉर्म। ये जो थंडर स्टॉर्म है ना, इसका मतलब होता है बिजली का गर्जना। जब बिजली गरजती है तो आपको पता है कि वहां पे हाइड्रोजन भी मौजूद है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात करें आपकी केमिस्ट्री के अंदर, आप जब भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट को कुछ कैटलिस्ट, एनर्जी, लाइट, रेडिएशन चाहिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलती है इन केस ऑफ थंडरस्टॉर्म, तो वो जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर से आ जाती है ज़मीन के ऊपर बारिश के साथ मिलकर, या मतलब थंडरस्टॉर्म के केस में, किसी भी केस में जब वो ज़मीन पर आती है ना नाइट्रोजन, ठीक है। वैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके भी थंडरस्टॉर्म के ज़रिए ज़मीन पे आती है, ठीक है जी। लेकिन जब वो नाइट्रोजन आएगी ज़मीन पे, तो ज़मीन पे डिफरेंट प्लांट हैं। जिस तरह के हम एक एग्जांपल, ये एक प्लांट है और ये प्लांट हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये बीन प्लांट है, फलीदार पौधा है, ठीक है जी। लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। अब इसके रूट के अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं, जिस तरह के मैंने एक लिखा हुआ है राइजोबियम, इसका कंप्लीट नेम है राइजोबियम रेडिसिकोला। ये नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ फिक्स करके उससे अमोनिया और अमोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? अमोनिया और अमोनियम आयन। तो इस तरह मुझे ये बताएं कि नाइट्रोजन से क्या बना है? अमोनिया। तो जो नाइट्रोजन का पहला पॉइंट है उसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। आपकी एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्म में है, उसको हाइड्रोजन के साथ मिलाया। मिलाने के लिए डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर भी मौजूद हैं, मिलाने के लिए डिफरेंट बैक्टीरिया भी मौजूद हैं, मिलाने के लिए डिफरेंट प्लांट की रूट भी मौजूद हैं जिनके अंदर वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब वो उसके साथ मिली तो वो बन गई अमोनिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ओके, अब ये जो अमोनिया बना या अमोनियम आयन बना ना, याद रखिएगा कि ये जो कुछ अमोनियम आयन जो हैं वो प्लांट डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेगा। ये मैंने यहाँ पे प्लांट लिखे हुए हैं और ये प्लांट मैंने कौन से शो किए हुए हैं? फैमिली पोएसी के प्लांट शो किए हुए हैं, ठीक है जी। आपको पता है ग्रास की फैमिली इसको कहते हैं, ग्रैमिनी फैमिली भी कहते हैं। इसके इस तरह के प्लांट होते हैं। कुछ अमोनियम आयन डायरेक्ट प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो डायरेक्ट अमोनियम आयन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते या अमोनिया को ऑब्जर्व नहीं कर पाते या कम अमाउंट में करते हैं, लेकिन प्लांट को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। समझ आ रही है? अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों थी या प्लांट को नाइट्रोजन क्यों चाहिए। स्टूडेंट, आप ये जानते हैं कि अगर आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें,
आप स्टूडेंट को पता है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, एक अगर आप बना लें स्ट्रक्चर, मतलब कि एक अमाइनो एसिड, उसके एक साइड पे R ग्रुप है, दूसरी साइड पे COOH, एक साइड पे NH2 और एक साइड पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो NH2 है इसको अमाइनो ग्रुप कहते हैं। इसका मतलब है प्रोटीन के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड है उसमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन। मीन के अमाइनो ग्रुप ही तब भी बनेगा ना, इसीलिए तो हम इसको अमाइनो एसिड्स कह रहे हैं। एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है, एक साइड पे एसिडिक ग्रुप है। तो अब इसको बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन इतनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो वो जो प्लांट वो जो अमोनिया या अमोनियम आयन को ऑब्जॉर्व करते हैं डायरेक्ट, और एक चीज़ मैं बता दूं, ये मोस्टली प्रेरीज एंड सवानाज एरियाज जो हैं, उन एरियाज में ये प्लांट हैं जो डायरेक्ट अमोनिया और अमोनियम आयन को ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं, लेकिन तमाम प्लांट इसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर कुछ प्लांट इसको ऑब्जॉर्व कर पा भी लें तो वो उत नाइट्रोजन की कमी को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिस तरह के नाइट्रोसोमोनेज एंड नाइट्रोबैक्टर। वो नाइट्रोसोमोनेज एंड नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं स्टूडेंट, इसी अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के अंदर। अब ये नाइट्रेट और नाइट्राइट जो हैं NO2+ माइनस और NO3 माइनस, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। जब अमोनिया की ऑक्सीडेशन होगी तो आपको पता है कि ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन रिमूव होती है। अगर इसके रिवर्स प्रोसेस हो तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई अमोनिया की तो उससे नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बने। अब ये जो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट है ये अब प्लांट ऑब्जॉर्व करेगा। ओके, तो कुछ जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है ना, जब बैक्टीरिया उनसे फर्दर प्रोसेसिंग करता है तो ऑक्सीजन को जब रिमूव करेगा तो दोबारा N2 बनकर ना गैस की फॉर्म में दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर N2 रिलीज हो जाएगी। तो मेरी बात को यहाँ पे ज़रा गौर से सुनिएगा। पहले स्टेप में आपने देखा कि नाइट्रोजन से क्या बनी थी, अमोनिया, उसको हमने क्या बोला था, अमोनिफिकेशन। अब अमोनिया से आगे बना है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, उसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, सेकंड स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। ओके, क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। देखें जी, मैंने स्टूडेंट यहाँ पे बात की थी कि कुछ अमोनिया जो है वो डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ अमोनिया जो है वो किस फॉर्म में, नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में प्लांट अब्जॉर्ब करता है। अब आपको पता है कि जब प्लांट नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में उसको ऑब्जॉर्व करेगा ना, करने के बाद प्लांट दोबारा उसको किस में कन्वर्ट करेगा, अमोनिया की फॉर्म में, NH3 की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे NH2 अमाइन ग्रुप में चाहिए अमाइनो एसिड के अंदर, इसलिए NO2 इसके अंदर किसी काम का नहीं है, उसको दोबारा किस में कन्वर्ट करना है, अमोनिया की फॉर्म में। तो यहाँ पे इसके अंदर जब जाकर ये दोबारा अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और अमाइन ग्रुप बन के जब इससे अमाइनो एसिड बनेगा, अमाइनो एसिड बन के फिर क्या बनेगी, प्रोटीन। तो इस तरह हमारे पास छोटे छोटे अमाइनो ग्रुप जो हैं वो अरेंज होकर बड़े जब मॉलिक्यूल बनते हैं प्रोटीन के, तो फिर प्रोटीन से बॉडी स्ट्रक्चर्स बनता है। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि हमारी बॉडी का ड्राई वेट जो है उसमें 50% क्या होती है, प्रोटीन। आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन एक बेसिक जुज़ है। तो इस तरह जब ये अंदर प्रोटीन जुड़ जुड़कर स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। किसी चीज़ का असेंबल्ड होना, बनना, किसी चीज़ की फॉर्मेशन करना। तो पहला स्टेप क्या था, अमोनिफिकेशन, उसके बाद दूसरा क्या है, नाइट्रिफिकेशन, और तीसरा क्या है, एसिमिलेशन। अब जब यहाँ पे इसके अंदर प्रोटीन बन जाएगी ना, देखिएगा ज़रा गौर से, जब इसके अंदर प्रोटीन बन जाएगी इन प्लांट्स के अंदर, तो इन प्लांट्स को कौन खाएंगे, एनिमल्स। कौन खाएंगे, एनिमल्स। और जब ये प्लांट डेड हो जाएंगे तो इसको डिकम्पोज कौन करेगा, फिंजाए। यहाँ पे मैंने फिंजाए का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करते हैं अमोनिया की फॉर्म में, जिसको हम अमोनोटैलिक एनिमल्स कहते हैं। चैप्टर 15 होम्योस्टैसिस में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब एनिमल जो अमोनिया को रिलीज करते हैं वो अमोनिया दोबारा सॉइल में आती है, वो अमोनिया या डायरेक्ट प्लांट अब्जॉर्ब कर लेंगे या अमोनिया नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के जरिए फिर आगे चलेगी, एनिमल से रिलीज हुई। और वो एनिमल, जब वो एनिमल्स भी डेड हो जाएंगे तो उनको भी डिकम्पोज कौन करती है, फिंजाए। प्लांट जब डेड हो जाते हैं उनको डिकम्पोज कौन करती है, फिंजाए। फिंजाए डिकम्पोज करने के बाद दोबारा फिर उसी तरह जो है अमोनिया की फॉर्मेशन करती है या नाइट्रोजन बनाती है, जो प्लांट दोबारा से। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर और एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन है ये पैक होती है।
हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ पूरी बॉन्डिंग है, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। इसको अनलॉक कौन करता है? फंजाई डिकम्पोज करके। जब अनलॉक करेगा तो दोबारा ये नाइट्रोजन आज़ाद होगा और वो जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पे चले जाएगा? प्लांट के पास, और प्लांट उसको फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, या यहाँ से भी डायरेक्ट नाइट्रोजन रिलीज होकर किस में चला जाता है? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। तो इसमें डिफरेंट बैक्टीरिया यूज़ होते हैं जो नाइट्रोजन साइकिल में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे फिर मुझे एक चीज़ बताइएगा कि नाइट्रोजन साइकिल के कितने स्टेप मैंने पढ़ाए हैं? 3। पहला अमोनिफिकेशन, दूसरा नाइट्रिफिकेशन, तीसरा एसिमिलेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मीन के नाइट्रोजन की रिडक्शन होती है और वो अमोनिया और अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। बहुत से प्लांट अमोनिया को ऑब्जॉर्व करते हैं, बहुत से नहीं कर पाते। तो जो नहीं कर पाते वो अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जाता है? नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स में। कौन करता है? बैक्टीरिया, जिनके नेम है नाइट्रोसोमोनेज एंड नाइट्रोबैक्टर। वो उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन के बाद दोबारा जब ये जाता है बॉडी के अंदर जाकर दोबारा ये नाइट्रिफिकेशन जो है डीनाइट्रिफिकेशन होती है। मीन के नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है ये दोबारा टूटता है और नाइट्रोजन के साथ दोबारा क्या अटैच होता है? हाइड्रोजन। तो इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं। और बल्कि यहाँ भी आपको देखें जब नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बनते हैं तो मैंने बताया कि कुछ नाइट्रोजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। इसका मतलब है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ेगी, जब छोड़ेगी तो वो डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा उसका। तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि जो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया प्लांट की बॉडी में अब्जॉर्ब हो गई वो बाद में बन जाएगा अमाइनो ग्रुप और उससे बनेंगे अमाइनो एसिड, उससे बनेगी प्रोटीन। प्रोटीन आपको पता है बॉडी का बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो बॉडी की फॉर्मेशंस करता है और उस नतीजे में हमारे पास फिर क्या नज़र आता है कि बॉडी असेंबल्ड होती है, बॉडी बनती है, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बिल्डिंग बनती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। और इसी तरह जब वो बॉडी दोबारा टूटती है तो फिर स्टेप वही रहते हैं। मेन कितने स्टेप हैं? 3। कुछ बुक्स में कितने लिखे हैं? 4। कुछ बुक में डीनाइट्रिफिकेशन को भी इसका स्टेप लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल में बेसिक 3 हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट इस लेक्चर के साथ अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो ये होगा कि नाइट्रोजन के सोर्स, मीन के नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड रेमेडीज़, के नाइट्रोजन जो है वो ख़त्म कैसे हो रही है और उसकी बाकियात जो हैं वो कैसी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल हमारा इतना ही है, इसको हम आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आज के लिए थैंक यू।